नमस्कार दोस्तों, ये जो आपको फोटो दिखाई दे रही है ना, ये आज में बहुत कुछ बयां कर रही है। भारत के पड़ोसी केवल आज भारत के सामने हाथ जोड़कर भीख मांगने का काम कर सकते हैं, क्योंकि भारत के दोनों पड़ोसी भारत के सामने पानी को लेकर लगातार भीख मांग रहे हैं। इधर पाकिस्तान सिंधु जल समझौते को लेकर छाती पीट रहा है, लगातार बोल रहा है कि अगर पानी नहीं दिया तो इस मामले को यूएन के अंदर लेकर जाएंगे। अब इसी के नक्शे कदम पर कौन चल रहा है? हमारा दूसरा पड़ोसी देश बांग्लादेश, जिसके साथ भी हमने एक समझौता किया था और वो समझौता आने वाले दिसंबर 2026 के अंदर पूरी तरीके से रद्द होने वाला है, जिसके लिए कुछ शेष महीने बचे हुए हैं। और अभी से बांग्लादेश परेशान हो रहा है कि अगर इस समझौते को रिन्यू नहीं किया तो हम इस मामले को यूएन के अंदर लेकर चले जाएंगे। मतलब कुल मिलाकर भारत के दोनों पड़ोसी क्या कर रहे हैं? भीख मांगने का काम कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि इस देश के साथ में हमने कैसे समझौता किया और आज इसे पानी को लेकर भीख क्यों मांगना पड़ रहा है, और अगर इन फ्यूचर इन दोनों के साथ में किसी प्रकार का युद्ध होता है तो इनका किस प्रकार से मजा आने वाला है, उसके बारे में भी आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। मेरा नाम है अंजलि और मैं आप सभी का स्वागत करती हूं अंजलि जोशी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। सबसे पहले आप जरा यहाँ पर देखिए कि इन दोनों देशों के साथ में कौन कौन सी नदी को लेकर हमने समझौता किया था। अब आप देखिए, ये आपको दिखाई दे रहा है हमारा देश, और जब हमारा देश आज़ाद हुआ 1947 में तो इससे बंटवारा होकर एक देश बना जिसका नाम है पाकिस्तान। ये बना था पूर्वी पाकिस्तान और ये बना था पश्चिमी पाकिस्तान। ठीक है भाई, बंटवारा हुआ और बंटवारे के समय पाकिस्तान की तरफ से डिमांड रखी गई कि भाई साहब पानी का भी बंटवारा कर लो, क्योंकि वो जानते हैं कि भारत हमें देश नहीं मानेगा और अगर आज हमने पानी को लेकर बात नहीं करी तो कल हम मर जाएंगे। कैसे मर जाएंगे? पाकिस्तान को पता था कि अगर पानी हमने बराबर मात्रा में नहीं लिया, कल से अगर युद्ध हुआ तो भारत इधर से अचानक से पानी के बांध खोल देगा, जिसकी वजह से बाढ़ आ जाएगी, हमारा मरना तय है। और अगर यहाँ बांध बना के सारे गेट बंद कर दिए, पानी नहीं पहुँचा तो भी प्यास से मर जाएंगे। इससे बढ़िया भारत को अपने कब्जे में ले लो और क्या करो, इसके साथ समझौता कर लो। समझौता कौन सा? सिंधु नदी जल समझौता यहाँ पर हुआ 1960 के दशक में। पंडित नेहरू ने इनको क्या दे दिया भाई साहब? पानी दे दिया 3 नदियों का। ठीक है भाई, इसके साथ समझौता हो गया। अब बारी आती है बांग्लादेश की। बांग्लादेश के साथ में एक समझौता हुआ जो कि 1996 के अंदर हुआ था, और ये समझौता जिसका नाम था गंगा समझौता। और आज के इस वीडियो में हम इसी गंगा जल समझौते के बारे में चर्चा करेंगे कि इससे पानी देने के लिए हमने किस प्रकार के समझौते यहाँ पर किए थे, जो कि आज दिसंबर 2026 के अंदर रद्द होने वाला है। और अगर ये रद्द हो जाता है तो बांग्लादेश भी पाकिस्तान की तरह ही भीख मांगने का काम शुरू करने वाला है। अब जरा आप देखिए, हमने इसके साथ गंगा समझौता किया। गंगा नदी कहाँ से निकलकर कहाँ तक जा रही है, एक शॉर्टकट में आप जरा यहाँ पर समझ लीजिए, तभी आपको समझ में आएगा कि ये पानी हमने कैसे दिया था। ये आपको दिखाई दे रहा है हमारे देश का मैप। हमारे देश के मैप में अगर हम इस तरफ चले तो ये आपको दिखाई दे रहा है उत्तराखंड, और उत्तराखंड का ये जो हिमालय वाला पार्ट है, ये वाला जो इलाका है, ऊपरी इलाका, यहाँ पर एक हिमनद है, एक बर्फ का बहुत बड़ा पहाड़ है। इसी इलाके को गंगोत्री कहते हैं, जिसे गोमुख कुंड के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ से एक नदी का उद्गम होता है जिसका नाम है गंगा, जो कि भारत की लंबी नदी है। 25 यानी 2525 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है। यहाँ से नदी निकलती है उत्तराखंड से, कहाँ जाती है? उत्तर प्रदेश के अंदर। उत्तर प्रदेश से होते हुए बिहार, बिहार से होते हुए झारखंड, और झारखंड से होते हुए कहाँ? पश्चिम बंगाल, और फिर बांग्लादेश के अंदर इंटर करते हुए यहाँ पर डेल्टा बनाते हुए बंगाल की खाड़ी में इंटर कर जाती है, यहाँ गिर जाती है। अब आप जरा देखिए, आज़ादी हो गई थी, इसका मतलब ये नहीं है कि ये अलग देश बना था तो भूमिगत हिस्सा इसका कट गया। ये आज भी हमारे देश के साथ ही जुड़ा हुआ है। अब क्या हुआ? 1947 में जब आज़ादी मिली, तब से लेकर 1960 तक बिना किसी रुकावट के इसको बहुत अच्छे से पानी मिल रहा था। ऐसा नहीं है कि 1960 में हमने पाकिस्तान के साथ समझौता किया तो इसके साथ भी होने वाला था, नहीं, यहाँ कारण कुछ और है।
1947 से लेकर 1960 तक बांग्लादेश को बड़े प्यार से, बड़े आराम से जो गंगा नदी की धारा यहाँ से जा रही थी वो आसानी से मिल रही थी। अब समय बीता और एक नए प्रकार की समस्या आने वाली थी। आप यहाँ पे इससे धारा से भी समझ सकते हैं कि किस प्रकार से नदी यहाँ से होकर निकल रही है। अब भारत के सामने एक सबसे बड़ी समस्या आकर खड़ी हो गई थी। समस्या इस प्रकार की कि गंगा नदी का पानी ऊपर से निकलकर सीधा यहाँ पहुँच जाता है। हमारे यहाँ तो बिल्कुल नहीं रुक रहा है, और ख़ास करके इस वाले इलाके में, ये जो हमारा मुर्शिदाबाद वाला इलाका है, इसके अंदर पानी नहीं रुक रहा है। और अगर इसके अंदर पानी नहीं रुकेगा तो पश्चिम बंगाल के अंदर जो हमारा कोलकाता बंदरगाह है वो पूरी तरीके से बर्बादी की कगार पर जा रहा है। इस प्रकार की आवाज़ भारत के अंदर उठना शुरू हो गई, क्योंकि आज हमारा कोलकाता बंदरगाह कुछ ऐसा दिखाई देता है। पर अगर गंगा नदी का पानी नहीं मोड़ा गया और गंगा नदी का पानी अगर हुगली नदी में नहीं मिलाया गया तो हमारा कोलकाता बंदरगाह था हो जाएगा। यानी हमारे पास में पश्चिम बंगाल के अंदर एक कोलकाता बंदरगाह हुआ करता था। अगर इसे बचाना है तो आज ही भारत सरकार को एक्शन लेना होगा। 1957 के अंदर ये आवाज़ उठना शुरू हो गई और एक लेटर लिखा पश्चिम बंगाल की जनता ने, भारत के कई सारे लोगों ने सिग्नेचर किया और देश के प्रधानमंत्री के पास में पहुंचा दिया, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के पास में खत पहुंचा कि भाई साहब ऐसी दिक्कत है कि अगर पानी लगातार प्रवाह होकर इधर जाता रहेगा, पानी को रोका नहीं गया तो हमारा बंदरगाह पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। अब सवाल उठा कि बंदरगाह कैसे खत्म हो जाएगा, पानी को कैसे रोका जाए, समझ में नहीं आ रहा है क्या हुआ। अब जरा सुनिए, पानी को रोकने का सीधा सा तात्पर्य यह है कि अगर कोई भी बंदरगाह है तो उसका तटीय इलाका पानी से भरा हुआ होना चाहिए, ना कि पानी का, यानी कि जल स्तर वहां पे डाउन होना चाहिए। और कोलकाता बंदरगाह में जल स्तर जो है लगातार डाउन हो रहा था। हुगली नदी में भी पानी लगातार कमजोर हो रहा था, यानी पानी बच नहीं रहा था, और उसी वजह से पूरा का पूरा जो तटीय इलाका है वहां पर गाद जमना शुरू हो गया। गाद अगर हम बोले तो जिसे सिल्ट कहा जाता है, और इसे आसान लैंग्वेज में समझते हैं, यानी पानी अगर खत्म हो जाए तो एक कीचड़ दलदली वाला इलाका बच जाता है। और क्या उस दलदली, उस कीचड़ वाले इलाके में छोटी मोटी नाव या बड़े जहाज चलाए जा सकते हैं? नहीं चलाए जा सकते ना। इसीलिए वहां पर पानी भरा रहना चाहिए और इसके लिए आपको कुछ उचित व्यवस्था करनी चाहिए। ये सरकार के सामने पक्ष रखा गया कि लगातार यहाँ पर गाद जम रहा है, छोटे छोटे जहाज भी फंस रहे हैं, बड़े जहाजों का तो आप भूल ही जाइए। और अगर आज एक्शन नहीं लिया तो आने वाले समय में दिक्कत होगी। ठीक है भाई। फिर सरकार ने आदेश दिया कि एक काम करो, यहाँ पर एक डैम बना दो। डैम बनाने की परमिशन मिली और अंततः 1960 के अंदर यहाँ पर एक डैम का काम शुरू हुआ। ये नदी आपको मैंने बताई है ना, ये नदी कहाँ से आ रही है? उत्तराखंड, यूपी, बिहार, और जैसे पश्चिम बंगाल में एंटर करती है तो पश्चिम बंगाल का जो मुर्शिदाबाद वाला जिला है, इस मुर्शिदाबाद जिले के अंदर ये फरक्का डैम बनाने का काम शुरू कर दिया गया। 1960 से लेकर 1975 तक फरक्का डैम का यहाँ पर काम चला और अंततः यहाँ डैम बनाकर धारा को प्रवाहित कर दिया गया। यानी अभी तक बांग्लादेश के साथ में जो पानी बांटा हुआ था, यानी पानी जो बांग्लादेश में जा रहा था, यहाँ किसी प्रकार की लाइन खींची हुई नहीं थी, किसी प्रकार का डैम बना हुआ नहीं था, सीधी नदी यहाँ निकल रही थी। पर भारत ने 1960 के दशक से लेकर 1975 के दशक में क्या किया? यहाँ पर एक डैम बना दिया, इसके गेट बना दिए और इस तरफ भी पानी मोड़ने की व्यवस्था कर दी ताकि भारत के और भी क्षेत्रों को यहाँ पर फायदा मिल सके। अब बांग्लादेश बौखलाना शुरू हुआ कि भाई साहब ये तो आज पानी रोकने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब उसको पता नहीं था ना कि कोलकाता बंदरगाह पर गाद जम रहा है, उस वजह से सारी चीज़ें हो रही है। बांग्लादेश को लगा कि पानी तो अब हो रहा है पूरी तरीके से ठप, हमें भी समझौता करना पड़ेगा जैसा पाकिस्तान ने समझौता किया, क्योंकि 1975 के आते आते डैम पूरी तरीके से रेडी हो गया। और अगर आज भारत चाहे तो केवल इस डैम के सारे गेट बंद किए, पानी का फ्लो इधर मोड़ दिया और इसके थोड़ा और चौड़ा बनाया और पानी दूसरे इलाके में जाकर सीधा बंगाल की खाड़ी में गिर सकता है। तो भारत ने क्या किया? यहाँ पर इस प्रकार के गेट वेट बना दिए और अब जो है बांग्लादेश यहाँ बुरी तरीके से परेशान होना शुरू हो गया। सोचा चलो चलते हैं, भारत के सामने भीख की गुहार ही लगा देते हैं। अब जरा सोचिए, पानी जो सीधे तरीके से आ रहा है उसकी धारा बिल्कुल पतली हो गई। पहले ऐसे ऐसे धारा आ रही थी, अब धारा केवल यही बची है।
अब बांग्लादेश सीधा उड़कर कहाँ पहुँच गया, हमारे दिल्ली वाले इलाके में पहुँच गया। ये जैसे ही दिल्ली आया और यहाँ आने के बाद में अपना रोना शुरू कर दिया। यहाँ आके बोलता है कि भाई साहब पानी की धारा बिल्कुल बंद कर दी है आपने, पूरा का पूरा आपने डैम बना दिया, और इस डैम के बनने के बाद बांग्लादेश में पीने के पानी की कमी हो गई है। बांग्लादेश में जो ऐसे कई सारे इलाके हैं जहाँ गंगा नदी का पानी बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो पूरा का पूरा इलाका सूखे में बर्बाद हो गया है। यानी अब वहाँ फसल अगर उगानी है तो गंगा नदी का पानी ले जाना पड़ेगा, नहीं तो फसल होगी नहीं। तीसरा, हमारे ऐसे कई सारे किसान वर्ग हैं जो केवल मत्स्य पालन करते हैं, यानी मछली का पालन करते हैं, और वहाँ भी लगातार पानी डाउन होते जा रहा है। हम जो चावल उगा रहे हैं जिसके लिए हमें पानी की ज़रूरत है, वो भी हमसे छिन गया है। यानी लगातार पानी का स्तर डाउन हो रहा है, और ऐसा ही चलता रहा तो हमारा देश पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगा। ये सारी की सारी रामायण किसको सुना दी, बांग्लादेश ने भारत में आकर सुना दी। जैसे ही सुनाई ये रामायण पहली बार सुनाई गई थी 1972 के अंदर। अब इधर 1975 में ये रेडी हो गया है, पर फिर भी ये लगातार क्या कर रहा था, विरोध कर रहा था। 1972 में बांग्लादेश ने बोला कि ठीक है, हम किससे बात करेंगे आकर, इसके लिए गंगा नदी का एक कमीशन बना दो कि बांग्लादेश और भारत वाले दोनों के दोनों मिलकर यहाँ पर डिस्कशन कर सके, और ये दोनों मिलकर एक नए प्रकार की चीज़ें यहाँ से निकाल सके कि भाई ये समझौता होना है। भारत सरकार ने कुछ नहीं सुना। कुछ समय निकला, उसके बाद हमारा डैम जैसे ही चालू हुआ 1975 में, एक बार फिर से बांग्लादेश वाले 1977 में छलांग लगा देते हैं। अब 1977 में आकर बांग्लादेश वाले तो लौटने ही शुरू हो गए कि भाई हमको पानी चाहिए ही चाहिए, हम बिना पानी के यहाँ से नहीं जाएंगे, आपको कुछ भी करके हमें हमारे साथ समझौता करना पड़ेगा और हमें पानी देना होगा। ठीक है भाई, समझौता हुआ अंततः 5 साल का। 5 साल का समझौता 1977 के अंदर कंप्लीट हुआ, और भारत ने बोला 5 साल तो जाओ, बाद में देखेंगे। 5 साल का समझौता हुआ, और वापस 1982 में 1982 के अंदर ये समझौता पूरी तरीके से खारिज हुआ। फिर एक बार फिर से बांग्लादेश पहुंच गया भारत के अंदर, ये भाई साहब इसको रिन्यू कर दो, हमें वापस जो है पानी चाहिए। 1982 में फिर समझौता हुआ। अब 1982 में जो समझौता हुआ वो केवल 3 साल का था, यानी 1985 तक का था। 1985 के बाद में बार बार छोटे मोटे समझौते यहाँ पर होते रहे, और अंततः बांग्लादेश की धरती की एक मुहिम आप जानते हैं बहुत अच्छे से, जो कि अभी वर्तमान में सरकार में नहीं है। बांग्लादेश की जो महिला प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना जी, इन्होंने डिसाइड किया कि क्या किया जाए, भारत के सामने बात करके अब ये 2-2, 5-5 साल के समझौते रद्द करके हमें एक लंबी अवधि के लिए समझौता करना होगा। अंततः बांग्लादेश की जो पीएम है शेख हसीना उस समय की, इनकी तरफ से एक चिट्ठी लिखी गई, भारत के प्रधानमंत्री के पास में भेजी गई, और कहा गया कि भाई हम आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे चर्चा करना चाहते हैं कि अब हमें पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और हम तो आपके पड़ोसी मित्र देश हैं, हम आपका बुरा नहीं चाहते हैं, आप ही ने तो आखिरकार हमको बनाया है, इसलिए हमारे साथ समझौता कर लीजिए। अंततः उस समय हमारे देश के जो प्रधानमंत्री थे HD देवगौड़ा, इनकी तरफ से शेख हसीना के पत्र को स्वीकार किया गया और कहा कि ठीक है, आप यहाँ आइए, बैठकर बात करते हैं। अंततः 1996 के अंदर शेख हसीना यहाँ आती है। दिसंबर के महीने में 12 दिसंबर को ये समझौता होता है, और ये समझौता पूरे के पूरे 30 साल के लिए होता है, यानी 1996 से लेकर 2026 तक के लिए 30 साल का समझौता होता है। और भारत ने यह समझौता करके अंततः जब बांग्लादेश को पानी की जरूरत होगी, भारत इधर से पानी भेज देगा, यानी कि गेट खोलेगा, पानी जाने देगा। ये समझौता यहाँ पर हो गया। अब जरा देखिए आगे क्या हो रहा है। उससे पहले चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और इंस्टा पर फॉलो करना चाहें तो यहाँ से कर सकते हैं। अब क्या हो रहा है, 2026 के अंदर पूरे के पूरे 30 साल कंप्लीट हो रहे हैं, अभी दिसंबर के महीने में, और अभी से बांग्लादेश बौखलाना शुरू हो गया। बांग्लादेश लगातार भारत के सामने चिट्ठियां पे चिट्ठियां लिख रहा है, लगातार राजदूत को भेज रहा है, अपने डिप्लोमेट्स के साथ में मीटिंग करवा रहा है, लगातार भारत के सामने भीख मांग रहा है कि ऐसा ना हो कि जैसे पाकिस्तान का पानी रोक रखा है वैसा पानी आप हमारा भी रोक दो, ऐसा ना करो, हम तो आपके अच्छे दोस्त हैं, और अगर फिर भी आप हमारे साथ समझौता करने के लिए इंटरेस्टेड नहीं हो तो हम इस गंगा जल समझौते की बात को यूएन के अंदर लेके जाएंगे। जाओ अगर यूएन के अंदर भी जाना है। इनकी तरफ से कहा गया है, ये बांग्लादेश के वर्तमान पीएम हैं तारिक रहमान जी, है ना, खालिदा जिया के बेटे हैं। इनकी तरफ से कहा गया कि भाई हम इस मामले को यूएन के अंदर लेके जाएंगे। जाओ, यूएन सुनता कहाँ है, किसी की नहीं सुनता है यूएन, तो यूएन के पास में इस मामले को लेकर जाएंगे, और अगर हमें पानी नहीं दिया तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं।
मतलब हाथ जोड़कर भीख मांगना अलग चीज़ है और एक धमकी देना अलग चीज़ है, और इसी प्रकार की धमकी जो है बांग्लादेश की तरफ से दी जा रही है। अब आपको मैं यहाँ कुछ पॉइंट बताने वाली हूँ, उसके बाद आप जरूर से लिखिएगा क्या बांग्लादेश को पानी दे देना चाहिए। बांग्लादेश के इनसे पहले जो है पीएम रह चुके हैं कौन, ये तत्कालीन कुछ समय के लिए रहे थे, अंतरिम सरकार थी इनकी, और इनको आप बहुत अच्छे से जानते हैं, जिसका नाम है मोहम्मद यूनुस। मोहम्मद यूनुस का जो कुछ ही महीनों का कार्यकाल रहा, उस दौरान भारत और बांग्लादेश के रिश्ते में सबसे ज़्यादा खटास आई है, यानी सबसे ज़्यादा कड़वाहट आई है। यानी जब जब शेख हसीना यहाँ की पीएम थी तब तक भारत के साथ में काफ़ी अच्छे रिश्ते थे, और जब शेख हसीना यहाँ से सत्ता में गई, यानी 2024 में शेख हसीना की सरकार गिरी, उसके बाद में ये भाई साहब और ये भाई साहब ने केवल और केवल भारत के खिलाफ जहर उगलने का काम किया। पहला जहर कैसे उगला गया, इन भाई साहब की तरफ से किताब लॉन्च की गई और उस किताब का शीर्षक दिया गया द ग्रेटर बांग्लादेश। क्या नाम दिया गया, द ग्रेटर बांग्लादेश, जिसमें चिकन नेक से लेकर भारत के 8 राज्यों को अपना हिस्सा बताया इनकी तरफ से। भारत की भूमि को लेकर आप कैसे हिस्सा बता सकते हो, क्या इसलिए पानी देना चाहिए, पहली बात। दूसरा, इन भाई साहब की विजिट होती है चाइना के अंदर, शी जिनपिंग के साथ में मुलाकात करके शी जिनपिंग को ये बोलकर आ जाते हैं कि 7 सिस्टर के लैंड लॉक तो हम हैं, हम गार्जियन हैं, अगर इन्हें बंगाल की खाड़ी तक पहुंचना है तो पहले भारत की 7 सिस्टर को हमसे परमिशन लेना होगा। क्या इसलिए इन्हें पानी देना चाहिए। तीसरी सबसे बड़ी बात, इन्हीं भाई साहब के कार्यकाल में पाकिस्तान के साथ में समझौता हुआ और यह कहा गया कि अगर इन फ्यूचर भारत पाकिस्तान का युद्ध होता है तो पाकिस्तान चिंता ना करे, पाकिस्तान केवल उस तरफ से ही अटैक नहीं करेगा, पाकिस्तान का हिस्सा बांग्लादेश भी है और बांग्लादेश का ढाका आपके लिए एकदम खुला हुआ है, आप यहां से भी भारत के इलाके में अटैक कर सकते हैं। क्या ये कोई छोटा मोटा स्टेटमेंट था? क्या इसके लिए इन्हें पानी देना चाहिए कि भारत का ही पानी पीकर भारत को ही आंखें दिखाने का काम करे? इसके अलावा आप जरा सुनिए, अभी तारिक रहमान की सरकार बनी है और तारिक रहमान ने शी जिनपिंग के साथ में मुलाकात करके जो प्रोजेक्ट भारत को सौंप रखा था, जिसका नाम है मोंगला पोर्ट, वो मोंगला पोर्ट किसको दे दिया? चाइना को दिया डेवलपमेंट करने के लिए। और अब ये मोंगला पोर्ट इसके हाथों में गया, मतलब भारत पर निगरानी करना बड़ा आसान है, हमारे चिकन नेक के लिए भी एक बहुत बड़ा खतरा है। मोंगला पोर्ट कहाँ है आप जरा देखिए, ये बांग्लादेश का मैप आपको दिखाई दे रहा है, ये बंगाल की खाड़ी है और बंगाल की खाड़ी में जस्ट नीचे की तरफ अगर हम यहाँ चलेंगे तो ये हमारे पश्चिम बंगाल के साथ में बिल्कुल टच होता है। ये है मोंगला पोर्ट जो कि अब चाइना को दे दिया, चाइना डेवलपमेंट करेगा और फ्यूचर में चाइना की आर्मी आपको यहाँ पर दिखाई दे सकती है। तो क्या भारत के लिए जो खतरा मोल ले लेकर यहाँ पर आ रहा है और जिस बांग्लादेश के ये स्टेटमेंट रहे हैं कि भारत से ज़्यादा हमारे लिए सर्वोपरि है चाइना, क्योंकि चाइना के साथ हम रक्षा समझौता करेंगे, चाइना के साथ में हम सैन्य अभ्यास भी करेंगे, चाइना के साथ में हम कई प्रकार का व्यापार करेंगे, चाइना से हम कई प्रकार के हथियार खरीदेंगे और चाइना को हमारा पोर्ट पूरी तरीके से लीज पे भी दे देंगे। तो क्या इसके लिए इसको पानी दे देना चाहिए? और इतना होने के बावजूद भी अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं ज़रूर बोलूँगी कि हाँ, बांग्लादेश को पानी दे देना चाहिए। अब मैंने ऐसा क्यों कहा है, उसके पीछे की वजह आप ज़रा सुनिए। आज अगर हम बांग्लादेश को पानी दे देते हैं तो ये क्या होगा, इस पानी का पूरी तरीके से आदी हो जाएगा। जैसा कि 1947 से लेकर अभी 2025 तक कौन आदी था? पाकिस्तान। पाकिस्तान सिंधु नदी के पूरी तरीके से उसके ऊपर डिपेंड है, खेती उससे कर रहा है, पानी उससे पी रहा है, हर कुछ है ना। अब उसी प्रकार की बात अगर बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश को भी हम पानी दे रहे हैं। आज नहीं तो कल ये पाकिस्तान का साथ देने के लिए बंगाल की खाड़ी में उसके जहाज़ों को आने देगा। यहाँ तक कि ये जो लाल मोनिर हाट वाला इलाका है जहाँ पर एक इसने वायुसेना का हैंगर बनाया हुआ है, यहाँ से भी इसके फाइटर जेट उड़ान भरेंगे और फिर जिस दिन भारत इस बांग्लादेश को ठोकेगा ना, बहुत अच्छे से इसकी पिटाई होगी, उस दिन पानी के पूरी तरीके से रास्ते बंद कर देना चाहिए। तब इसको जाकर समझ में आएगा कि पानी की वैल्यू क्या थी। और ठीक जैसे आज पाकिस्तान भीख मांग रहा है, वैसे ये आने वाले समय में हमसे केवल और केवल भीख मांगने का काम करता रहेगा। तो अब आप मुझे ज़रा ये बात बताइए कि अभी पानी देकर इसको बिल्कुल उसी कंडीशन में लाना चाहिए कि नहीं लाना चाहिए, या अभी
2026 में जो ये पूरी तरीके से समझौता रद्द हो रहा है, इससे रिन्यू तक का मौका नहीं मिलना चाहिए। अब आप जो भी सोचते हैं अपनी राय को जरूर से कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, क्योंकि समझौता चाहे आपको छोटा दिख रहा हो पर यह बांग्लादेश के लिए बहुत बड़ा है, क्योंकि बांग्लादेश की जीविका पूरी तरीके से इसके ऊपर डिपेंड है। बांग्लादेश जो आज चावल उगा रहा है, मत्स्य पालन कर रहा है, वो सब कुछ तहस नहस हो जाएगा अगर ये पानी रुक गया तो। आप जो भी सोचते हैं जरूर से अपनी राय को कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।